नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बुक में। और आज अपन शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आप भी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को परखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला प्रश्न है आपके, विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि जब आप अध्यापक बनने के बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन करोगे ना, तो निम्न में से कौन से बिंदु का उपयोग मूल्यांकन के लिए नहीं करोगे। देखो, पहला है विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र का, बिल्कुल इसका तो उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण का, बिल्कुल इसका भी करेंगे। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य, बिल्कुल इसका भी करेंगे। बुद्धि लब्धि गुणांक, नहीं, इसका नहीं करेंगे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बुद्धि लब्धि गुणांक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि एक तो बच्चा सीख क्या रहा है इसका मूल्यांकन, और बच्चे ने सीखा क्या इसका मूल्यांकन कर आप क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हो। बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को बढ़ने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने। देखो, उसने बोला है सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी कि वो कितना सीख रहा है, यानी कि उसका प्रगति कैसी हो रही है। और अगला दिया है कि सीखने के मूल्यांकन, यानी उसने क्या सीखा, यानी कि उसका स्तर कैसा है, उसको जानने में ये दोनों सहायक होगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यह बच्चों को धीमे, खराब एवं बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बिल्कुल, मूल्यांकन से पता चलता है बच्चा कैसा है। इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिनियम का एक अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल होता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। यानी कि जो समस्या सुधारक बच्चा है वो मूल्यांकन किस आधार पर करता है, सौंदर्य बोध, अमूर्त, तार्किक या सृजनात्मक। तो देखो, समस्या सुधारक बच्चा है ना, वो तार्किक रूप से मूल्यांकन करता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। देखो, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, और ये उनकी भाषा को समझना ये भी बकवास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अगला है, बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए कक्षा में आप, यानी कि बच्चों की तर्क शक्ति बढ़े, इसके लिए आप कक्षा में क्या करोगे। किसी बालक से एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे, समूह परिचर्चा का आयोजन करेंगे, एक दो छात्रों से रिपोर्ट तैयार कराएंगे, या फिर छात्रों से ही निष्कर्ष को प्रस्तुत करने को कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, समूह परिचर्चा का आयोजन करेंगे। देखो, समूह परिचर्चा का आयोजन करने से ये होगा कि मान लो कोई एक होनहार बच्चा है, वो अच्छा तर्क देता है, तो उसको देखकर अन्य बच्चे भी तर्क देना सीखेंगे और उनकी तर्क शक्ति का विकास होगा। अतः ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे, किसी विषय की स्पष्ट धारणा के लिए आप क्या करेंगे। यानी किसी विषय की जो धारणा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो सके, उसके लिए आप क्या करोगे। विषय को स्वतः पढ़ाते ही जाएंगे, छात्रों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे, प्रश्नों के उत्तर अन्य छात्रों को देने के लिए कहेंगे, स्वयं ही उत्तर देते रहेंगे। तो देखो, विषय की धारणा को स्पष्ट करना है ना, तो सबसे बेस्ट होता है छात्रों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे। यानी छात्रों को बोलेंगे कि आप प्रश्न पूछो और हम उत्तर देंगे। अगला है, शिक्षण के व्यवसाय में क्या है, सम्मान है, अध्ययन के लिए समय है, आराम है, या फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। तो ये आराम वाला तो बिल्कुल ही बकवास ऑप्शन है। तो शिक्षण व्यवसाय में सबसे ज़्यादा मिलता है सम्मान। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके,
विदेशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षकों को अधिक महत्व दिया जाता है? निसंदेह, नहीं, बहुधा, संभवतः। तो बिल्कुल ये निसंदेह है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षकों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षकों की समाज में सम्मान की कमी होने के कारण स्वयं शिक्षक ही है, क्योंकि प्राय शिक्षक, यानी कि जो शिक्षकों की समाज में सम्मान में कमी आई है ना, वो शिक्षकों की वजह से आई है। और वो क्यों आई है तो बताओ। छात्रों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से, ट्यूशन कर धन की वृद्धि करने से, या बहुत अधिक दंड देने से, या फिर विद्यालय के समय छात्रों को गंभीरता के साथ नहीं पढ़ाते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यालय के समय छात्रों को गंभीरता से नहीं पढ़ाने के कारण समाज में शिक्षकों के सम्मान में कमी आई है। अगला है, विद्यालय में अध्यापकों की यूनियन के चुनाव के कारण विद्यालय राजनीति का केंद्र हो गए हैं? नहीं, बहुधा, संभवतः या सदैव। तो बिल्कुल देखो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सदैव, क्योंकि विद्यालय में जब यूनियन के चुनाव होंगे ना, तो विद्यालय भी राजनीति का केंद्र हो ही जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सदैव। अगला प्रश्न है, यूनियन के नेता अध्यापक अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने हेतु कक्षा में छात्रों के साथ बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। ओह, क्या बोल दिया, सदैव, कभी कभी, बिल्कुल नहीं, या प्राय नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नेता अध्यापक होता है ना, वो अपनी छवि को सुधारने के लिए बड़े बड़े लोगों में बैठता है, न कि विद्यार्थियों के साथ परिश्रम करता है। अगला प्रश्न है आपके, अध्यापकों की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि सेवाएं स्थायी हो गई है, कार्य बहुत बढ़ गया है, अनुशासन कठोर हो गया है, या वेतनमान में वृद्धि हुई है। तो देखो अध्यापकों की स्थिति में सुधार होने का कारण है सेवाएं स्थायी हो गई है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है, यानी जो स्थायी अध्यापक है उनकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होने की, छात्रों के हितों को समझने की, या अधिक दिन अर्जन करने की। तो देखो आज की परिस्थिति में ना अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के जो अध्यापक है वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं। अगला प्रश्न आता है आपके, प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण होता है जो अधिगम के खाली स्थान चरण को पूर्ववर्ती है, यानी कि अपने को खाली स्थान है ना, इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, बिल्कुल है, जो अधिगम के अभिप्रेरणा, सामान्यकरण, आत्मनिर्भरता या अधिग्रहण चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सामान्यकरण अधिगम के सामान्यकरण चरण का पूर्ववर्ती होता है। प्रतिलोपन सामान्यकरण चरण है, उसका पूर्ववर्ती होता है। अगला प्रश्न है आपके, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? यानी कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसका शीर्षक क्या दिया? संज्ञात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, या फिर स्थान अधिगम। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत दिया था। अगला है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? यानी कौन सा कारक है जो उसमें शामिल नहीं है? प्रेरणा, अधिगम की इच्छा, रुचि, या फिर विषय वस्तु का स्वरूप। देखो अधिगम में योगदान देने के लिए प्रेरणा आवश्यक है, अधिगम की इच्छा भी आवश्यक है, रुचि होनी चाहिए, किंतु ये जो विषय वस्तु का स्वरूप है ना, ये इतना अनिवार्य नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न है आपके, सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? मैकडूगल, एबिंगहास, रोस, या फिर एमएल बिक्की ने। तो देखो यह कथन कहा था एबिंगहास ने। एबिंगहास ने कहा कि सीखते वक्त अभ्यास के दौरान हम सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? यानी कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए ना, उसमें कौन सा नियम शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो देखो जो साहचर्यता स्थानांतरण का नियम है ना, ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, अतः ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रियात्मक अनुबंधन,
उद्दीपक सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उद्दीपक सामान्यकरण। अगला प्रश्न है आपके, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है। तो देखो सीखना एक प्रकार के व्यवहार का प्रसार है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, क्रिया प्रसूता अनुबंध के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए या बालक अधिगम के लिए। तो देखो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, यानी कि अधिगम अर्थात सीखने की विशेषता क्या नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता तो फिर बात ही अलग होती। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपके, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि आपको छात्रों को सही व्यवहार करने का शिक्षण देना है तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यदि हम अपने इस व्यवहार को सही रूप से प्रस्तुत करेंगे तो बालक भी हमें देखकर सही से व्यवहार को प्रस्तुत करेंगे, वो भी हमें देखकर सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है, यानी इस विधि को क्या कहा जाता है, चयनित अनुदेशन, त्रुटिहीन अनुदेशन, सटीक शिक्षण या विभेदी अनुदेशन। तो देखो इस विधि को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और खाली स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि खाली स्थान में क्या आएगा ये पूछा है। तो देखो बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, कर्णकोटर, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण या फिर गतिबोधक। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गतिबोधक। अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम के लिए, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थोर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध पोलर का किससे था। तो देखो इसने पूछा है कि जैसे स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, थोर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया, वैसे ही पोलर ने किस पर प्रयोग किया, कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या फिर वन मानुषों से। तो देखो पोलर का जो संबंध था वो था वन मानुषों से, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इसने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। अगला प्रश्न आता है हमारे, अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम के दोष, अधिगम की समाप्ति या फिर अधिगम में अवरोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, यानी जो अवरोध है वो बढ़ते जाएंगे तो अधिगम का पठार बन जाएंगे। देखो अगला प्रश्न है आपके, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि लक्ष्य प्रवणता का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हल ने, कोहलर ने, कैंडलर ने या फिर ब्रिक ने। तो इस जो लक्ष्य प्रवणता का कॉन्सेप्ट दिया ना, ये कॉन्सेप्ट दिया था हल ने, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, हम करके सीखते किसने कहा था, यानी हम करके सीखते ये सिद्धांत किसने दिया, योकम, सिम्पसन ने, डॉक्टर मेस ने या कोलेसेनिक ने। तो हम करके सीखते ये सिद्धांत दिया था सिम्पसन ने, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगी, यह अवधारणा उसी की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है, यानी कि जो गलत बिंदु है उसे अपने को सिलेक्ट करना है। अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन ने, बिल्कुल टोलमैन ने अधिगम का साइन सिद्धांत दिया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, बिल्कुल अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत वो लेविन ने ही दिया था। अगला है सामाजिक अधिनियम सिद्धांत, ब्रूनर नहीं, ये ब्रूनर ने नहीं दिया था। अगला है प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक अधिनियम सिद्धांत, ये ब्रूनर ने नहीं दिया था, इस वजह से ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, जिन क्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है
उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। यानी कि जिन क्रियाओं को सीखने के बाद संतुष्टि मिलती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या सापेक्षता का नियम। तो देखो, जिन क्रियाओं को सीखने के बाद संतुष्टि मिलती है उसे कहते हैं प्रभाव का नियम। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है आपके, अध्यापक सर्जना शक्ति से ओतप्रोत होता है क्योंकि देखो प्रश्न पूछा है अध्यापक में जो सृजना शक्ति होती है ना वो कैसे होती है? वो बहुत बकवास करता है? नहीं, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। वो बहुत अधिक किताबें पढ़ता है, विषय वस्तु की पुनर्व्याख्या करता है, या फिर विषय वस्तु में मौलिकता का आरोपण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, विषय वस्तु में मौलिकता का आरोपण करता है। इस वजह से अध्यापक सर्जना शक्ति से ओतप्रोत रहता है। अगला है, यदि एक व्यक्ति अपने तर्क चिंतन द्वारा अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन की योग्यता रखता है ना, तो वह होगा, यानी कि जो व्यक्ति अपने विचारों द्वारा दूसरे के विचारों में परिवर्तन लाए वो कौन होगा? बुद्धिमान व्यक्ति, सृजनात्मक व्यक्ति, इंडोक्ट्रिनेशन करने वाला, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सृजनात्मक व्यक्ति। क्योंकि एक सृजनात्मक व्यक्ति ये जो अपने विचारों द्वारा, अपने तर्क वितर्क द्वारा दूसरों के विचारों में परिवर्तन की योग्यता रखता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम है। यानी कि जो सृजनात्मकता के क्षेत्र में जिसने कार्य किया ना भारत में, वो कौन है? बाकर मेहदी, M.K. रैना, धनंजय सिंह या फिर गिलफर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाकर मेहदी। बाकर मेहदी ने भारत में सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किया था। अगला प्रश्न है आपके, सृजनात्मकता का सर्वप्रथम परीक्षण निर्मित किया था। यानी कि सृजनात्मकता का सर्वप्रथम परीक्षण निर्मित किसने किया था? टोरेंस ने, मेहदी ने, रैना ने या कुंडू ने? तो टोरेंस ने सर्वप्रथम सृजनात्मकता का परीक्षण निर्मित किया था। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, सृजनात्मकता प्रमुख रूप से पाई जाती है नवीन रचना या उत्पाद में, मौलिकता के प्रदर्शन में, विषय वस्तु की व्याख्या में या फिर उत्पादों के निर्माण में? तो देखो, सृजनात्मकता प्रमुख रूप से नवीन रचना या उत्पादन में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके, मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नेतृत्व प्रदान करता है। हाँ, कभी कभी, या संभवतः। तो देखो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, हाँ, मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक क्रियाओं एवं मानसिक क्रियाओं को नेतृत्व प्रदान करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे शरीर का लीडर मस्तिष्क ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, हाँ। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है। क्या नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है? निसंदेह, प्राय, कभी कभी या शायद। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा निसंदेह, नेतृत्व के द्वारा ही मनुष्य को सही दिशा मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, नेतृत्व का आधार होता है समूह का हित, सेवा, प्रशंसा या फिर ज्ञात नहीं? तो देखो, नेतृत्व का जो आधार होता है ना वो होता है समूह का हित। एक नेता अपने समूह का हित चाहता है, जो लीडर होता है वो। अतः ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, समूह का हित। अगला प्रश्न है आपके, नेता का गुण होना चाहिए, यानी कि नेता का जो गुण है ना वो कौन सा होना चाहिए? समूह को साथ लेकर चलना, परोपकार, स्वार्थ सिद्ध या ज्ञात नहीं? देखो, स्वार्थ सिद्ध तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। तो नेता का जो गुण होना चाहिए ना वो होना चाहिए समूह को साथ लेकर चलना। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है। देखो, प्रश्न कह रहा है कि क्या आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आया है? निसंदेह, संभवतः, असहमत या कम सहमत? तो देखो, निसंदेह नेताओं के जीवन में मूल्य आया है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के जो नेताओं के विचार है ना वो विचार बस पैसे खाने के लिए रह गए, बाकी और किसी के लिए नहीं। अगला प्रश्न देखो आप, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? यानी कि एक व्यक्ति अच्छा नेता बन सके इसके लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? घर, विद्यालय, खेल का मैदान या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, घर। देखो, घर ही है जो सबसे प्रमुख माध्यम होता है एक अच्छे नेता में गुणों के विकास के लिए। अगला प्रश्न है आपके, सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण की क्षमता होती है। यानी कि इसने हमसे प्रश्न पूछा है, क्या सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व की गुण की क्षमता होती है? आप इससे असहमत है, पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है या फिर शायद? तो देखो, जो सभी विद्यार्थी ना उनमें नेतृत्व की गुण की क्षमता हो ही नहीं सकती, तो हम इससे असहमत है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, एक अच्छे नेता में संगठन की क्षमता जन्मजात होती है। वो पूछ रहा है कि क्या
नेता में संगठन की क्षमता जन्मजात होती है, आप इससे सहमत है कभी कभी या शायद या असहमत? तो देखो, जन्मजात क्षमता तो कोई सी भी नहीं होती, जन्म के उपरांत ही व्यक्ति में कोई क्षमता उत्पन्न होती है, तो हम इससे असहमत है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, सामाजिक प्रबुद्धता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम इससे पूर्णतः सहमत है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक प्रबुद्धता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, समूह के लोग अपने नेता का अनुसरण करते हैं क्योंकि? यानी जो समूह के लोग हैं ना, वो नेता का अनुसरण क्यों करते हैं? वह उनकी समस्याओं को समझता है, उनसे संबंधित होता है, प्रशंसा पाता है या फिर धन प्राप्त करता है? तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वो उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, नेता के कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए समूह का कल्याण, विभाजन कर शासन करना, समूह की समस्याओं का निराकरण या पद की प्राप्ति? यानी कि प्रश्न पूछा है कि नेताओं का कार्य क्या होना चाहिए, सबसे बढ़िया कार्य कौन सा होना चाहिए? तो नेता का प्रथम कार्य होना चाहिए समूह का कल्याण। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, सृजनात्मक बालक में प्रबल गुण होता है मौलिकता का, स्वतंत्र निर्णय लेने का, हास परिहास की विलुप्तता का या फिर आलसीपन का? तो एक बालक जो सृजनात्मक है उसमें प्रबल गुण किसका होता है? तो उसमें गुण होता है मौलिकता का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, सृजनात्मकता उपस्थिति होगी यदि एक व्यक्ति, यानी कि सृजनात्मकता उपस्थित होगी यदि एक व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम हो, असामान्य विचारों को बढ़ाए करने में सक्षम हो, असामान्य विचारों से विचलित हो या फिर असामान्य विचारों को अपनाने के दबाव में हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम हो, वहीं पर सृजनात्मकता उपस्थित होगी। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी भेज दें।